आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम A2B टूटेगा 2A प्लस B में, तो ये है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब यही A2B टूटे आयन में तो नाम हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम हो जाएगा? यहां जो के इक्विलिब्रियम था पहले रिएक्शन के लिए, ये दो पार्ट में बन गया था, Kp और Kc। यही का ये आयनिक के लिए ये के इक्विलिब्रियम कई पार्ट में बनने वाला है। अगर H आयन रिलीज हो रहा है तो Ka बनेगा, एक से ज्यादा H आयन रिलीज हो रहे हैं तो K1, K2, K3 बनता जाएगा। बेस के लिए Kb बनेगा, वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए Kw बनेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Kd। और बाद में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जिस समय वाटर के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए KH बनेगा, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के लिए KSP बनेगा। लेकिन सब होंगे क्या? सब होंगे क्या? क्लियर हुआ? सिर्फ नाम बदल जाएगा, लेकिन निकलेगा क्या? के इक्विलिब्रियम। ठीक। जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और क्या बनेगा? वाटर। जब भी हम किसको मिलाएंगे? एसिड और बेस को, क्या बनेगा? ठीक है, तो इनका पीएच कैलकुलेशन होगा। क्या होगा? लेकिन एसिड और बेस को मिलाओगे तो जो साल्ट और वाटर बन रहा है उसमें कभी बफर बन जाता है, कभी साल्ट हाइड्रोलिसिस होती है और कभी एसिड बेस से ही होता है। तो तीन पार्ट में पढ़ा जाता है रिएक्शन। एसिड बेस में कब पढ़ा जाएगा, बफर में कब पढ़ा जाएगा, और साल्ट हाइड्रोलिसिस में कब पढ़ा जाएगा, ये तीनों जानना जरूरी है। अगर ये दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? तो ये इसी में पढ़ा जाएगा। और उस समय एन मिक्सचर ही एच आयन का कंसंट्रेशन देगा या एन मिक्सचर ही ओ एच आयन का कंसंट्रेशन देगा। डिपेंड करेगा कि समेशन NaBA और समेशन NbBb में बड़ा कौन है। अगर ये ज्यादा है तो एच आयन का कंसंट्रेशन देगा, और ये ज्यादा है तो ओ एच आयन का कंसंट्रेशन देगा। पहली कंडीशन क्या हुई? अगर इसमें से रिमेनिंग पार्ट वीक एसिड या वीक बेस है, रिमेनिंग पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में वीक एसिड या वीक बेस है, और जो साल्ट बन रहा है वो स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग एसिड से तैयार हो रहा है, तो वो किसका केस बनेगा? तो अगर वो वीक एसिड है तो पीएच निकालोगे, और अगर रिमेनिंग पार्ट वीक बेस है
तो पीओएच निकालोगे। अभी तो आपको समरी दे रहा हूं पूरे की। नो रिमेनिंग पार्ट, इधर कुछ भी ना बचा, तो क्या बनेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? रिएक्शन देख के पहचानना। आयनिक फिनिश। या सिर्फ इतने भी पढ़ाना है। अब यह है कि सिर्फ आज हम यही पढ़ा पाएंगे, ठीक? बाकी आयनिक फिनिश। चलो फिर नोट करो इसे।
अपने को log 1 से लेकर के 11 तक आना चाहिए बस। हाँ, इतना ही आता है मुझे भी। log 1 की वैल्यू गुड, गुड। क्लियर? इसके बाद जो भी आएगा निकाल लेंगे। दूसरी चीज, पीएच क्या होती है, डिफाइन कैसे है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। पी का मतलब ही होता है माइनस लॉग। तो पी ओ एच क्या हुआ? पी के क्या हुआ? पी के बी क्या हुआ? पी के डब्ल्यू क्या हुआ? समझ में आया? पीएच और पीओएच का सम अगर टेम्परेचर गिवन ना हो तो 14। क्यों? क्योंकि एच आयन और ओएच आयन का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू के बराबर, और ये वैल्यू आती है 10⁻⁻14। कैसे आती है यह भी आपको बताया जाता है। ठीक है, क्लियर है? के कॉन्जुगेट एसिड, के बी कॉन्जुगेट बेस, 10⁻⁻14 यानी के डब्ल्यू के बराबर। क्लियर? अब हम पहला पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, एसिड बेस। लेकिन उसके भी पहले कभी कभी के दे दिया जाता है या पी के दे दिया जाता है, तो उससे हम कैसे निकालें के, या के दिया रहे तो पी के। तो क्वेश्चन इस तरह से है, के इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5, पी के क्या होगा? तो पी के माइनस लॉग के माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस लॉग 2 और माइनस -5 लॉग 10 क्या आया? माइनस लॉग 2 -5 लॉग 2 की वैल्यू 4.7। माइनस माइनस प्लस ही होता भैया। क्लियर हुआ? आया? इफ पी के 4.7 तो के ये दिया है इसलिए आ गया। गधों समझो, पी के जब इस तरह से दिया है, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो इसमें एक ऐड कर दो। कर दिया? हाँ या ना? इस वाले पोर्शन में नियरेस्ट होल नंबर नहीं बनाना, इस वाले पोर्शन में ऐड करो +1। कितना आया? में से वही वैल्यू माइनस कर दो। कितनी आई? आया? जो आ रही है वो देखना आपका उसमें से कुछ ना कुछ मैच करेगा। किसकी वैल्यू है? log 2 की। और ये जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 10 की पावर में लगा दो माइनस में। 6.4 दिया है केवी, पी केवी। अब केवी चाहिए, 6 से क्या बना दो? और 7 में से जरा ये माइनस करो, और 0.6 वहां देखो क्या है। एनी डाउट? हुआ आसान?
इसलिए मैंने कहा था आपको एंटी लॉग लॉग ये सब नहीं देखने देंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं? 9.05 दिया है के पी के कितना दिया है? आपसे क्या पूछ रहा है? के 9 की जगह पे 0.95 किसका है? आया या नहीं आया? गुड। एक की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि जब वीक एसिड या वीक बेस के रेट उसके वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में नहीं दिया जाता, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कहने का मतलब तभी नहीं दिया जाता जब उस समय के की वैल्यू 1.8 10⁻⁻5 होती है, तो उस समय पी के आएगा 4.74, क्योंकि log 1.8 की वैल्यू होती है 0.26। कितनी होती है? तो 5 में से 0.26 माइनस करोगे तो क्या आएगा? समझ में आ गया? तो ये कब है? इफ के नॉट गिवन फॉर वीक एसिड, वही हाल के वी नॉट गिवन फॉर वीक बेस, तो भी क्या यूज करेंगे? कहने का मतलब ये तभी यूज किया जाता है जब के या के वी वीक एसिड या वीक बेस के लिए ना दिया हो, या दूसरे वर्ड में बोलो, ये तभी नहीं दिया जाता क्वेश्चन में जब के या के वी की वैल्यू ये हो। तो के या के वी की वैल्यू यही कब आती है? के और के वी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इनको कम या ज्यादा हम टेम्परेचर से कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट ही उस टेम्परेचर पर हो रहा है जहां पर ये के या के वी की वैल्यू है। आया समझ में? नोट करो।
electrolytes, species producing ions known as electrolytes. क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. अब ये इलेक्ट्रोलाइट फिर से दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहता है, आयोनाइज कंप्लीटली एट एनी डाइल्यूशन. एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4, HI, H2SO4, HBr, HCl, HNO3. ठीक है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? आयोनाइज पार्शियली. आयोनाइज पार्शियली इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बचा हुआ है, रिएक्टेंट बचा हुआ है. इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहां एग्जिस्ट करेगा. बोलो. और इनमें इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू आयनिक. रियल नहीं है. रियल अगर होता तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस एनसीईआरटी H2SO4 का मेथड ऑफ फॉर्मेशन में Ka की वैल्यू 10 के आसपास, Ka2 की वैल्यू 1.2 10⁻². नहीं समझे? यानी हम उस डायल्यूशन पर काम कर रहे हैं जहां ये रियल में स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो अगर वहां Ka की वैल्यू नहीं दी हुई है तो समझ जाना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. Ka की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये तो पहचान लोगे ना. क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, Ka की वैल्यू नहीं दी हुई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली आयनाइज. लेकिन अगर ये पूछे कि Ka की वैल्यू कितनी है H2SO4 की, तब तो रियल वैल्यू देनी पड़ेगी. टेम्परेचर नहीं गिवन है तो 25 वाली वैल्यू देनी पड़ेगी. तो वो एनसीईआरटी बुक फर्स्ट 12th वाली कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस K1 10 के आसपास और K2 1.2 10⁻². ये बता रहा है कि पहला एचएन तो निकल जाता है लेकिन दूसरा एचएन मुश्किल से निकलता है. कंप्लीटली आयोनाइज. समझ गए? अच्छा, तो इसमें वीक एसिड आएंगे. अब वीक एसिड में कौन कौन आएगा? मैंने कहा इनको छोड़ दो, सब इधर ही आ गए. लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट सारा किससे है? HCN, ज्यादातर इन्हीं से. फार्मिक एसिड वगैरह भी आ जाते हैं लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन किससे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस इसमें है वो हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट है, लेकिन LiH को छोड़कर, लिथियम के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, NaOH, KOH, RbOH, CSOH और सेकेंड ए का सिर्फ एक. बाकी सब तो उधर चले गए. लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट किससे है? सब इधर ही गए लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट इससे हुआ है. फिर उसमें नहीं समझे तो क्यों ना, तो पहले हम स्ट्रॉन्ग को पढ़ेंगे. तो स्ट्रॉन्ग को कैसे पढ़ा जाएगा? पीएच हटाइए. ये ध्यान देना, पीएच कैलकुलेशन ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से समझना इसे। एन मिक्सचर निकालेंगे, ये एच आयन के बराबर हो सकता है या ओ एच आयन के बराबर, डिपेंड करता है ये इसके बराबर कब होगा, जब समेसन एन ए बी ए ग्रेटर देन समेसन एन बी वी बी। और ओ एच आयन के बराबर कब होगा, जब समेसन एन ए बी ए लेस देन समेसन एन बी वी बी। एन नॉर्मेलिटी है, एन क्या है, एम क्या है, मोलैरिटी। हमें एच आयन से मतलब है, इसलिए हमें एन फैक्टर यानी एन कभी भी निकालना होगा तो एन फैक्टर इंटू एम करेंगे, मोलैरिटी में दिया रहे। जो एच आयन 1 निकालेगा उसका एन फैक्टर 1, जो एच आयन 2 निकालेगा उसका एन फैक्टर 2, जो एच आयन 3 निकालेगा उसका 3। वही हाल हो एच आयन के साथ, समझ गए। अगर इनके, अच्छा अब ये एन मिक्सचर निकलेगा कैसे, समेसन एन ए वी ए समेसन एन वी वी बी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है और ये स्ट्रॉन्ग, यहां साइन डिफरेंस का होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उससे हमें मतलब रखना, जो बड़ा है सिर्फ उससे मतलब रखना। अपॉन वी टोटल, तो उसमें समेसन वी ए आ गया, क्योंकि मिलाए तो एक ही जगह हो तो वॉल्यूम तो बढ़ता गया। समेसन वी बी आ गया, अगर आपने वाटर मिलाया तो वो भी आ गया। और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपने साल्ट मिलाया है तो वो उसका भी वॉल्यूम आ गया। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट का पीएच 7 होता है, तो वॉल्यूम वही हो गया जो वाटर का था। वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा, नेचर कैसा हो गया, वाटर की तरह, तो वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा सकता और कुछ नहीं कर सकता। समझ में, पीएच कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ, बोलो।
0.1 m H2SO4 100 ml, 0.1 m NaOH 100 ml, 0.1 m HCl 100 ml, 0.1 m NaCl 500 ml, प्लस 1200 ml वाटर। इसमें तुम्हें एसिड कौन नजर आ रहा है? ये एसिड, ये एसिड, ये क्या है? और ये किससे बना हुआ? तो ये सिर्फ क्या करेगा? बाकी कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाने के अलावा कोई रोल। सारे एसिड को एक जगह करो। क्या ये तो मोलरिटी दी है, हमें एच से मतलब है, इसलिए इसका एक मोल कितने एच देगा? 2 मोल, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या है? तो 2 इंटू 0.1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 0.1 इंटू 100, ये एसिड का हो गया डिफरेंस। 1 इंटू 0.1 इंटू 100 अपान वी टोटल 2000 ml ऐसा दिया है। 1200, 1700, 18, 19, कैलकुलेशन आसान। इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, डिवाइड बाय वैल्यू क्या आई? 1 अपान कितना आया? एच आयन का आया ना कंसंट्रेशन। ये कैसे पता चला? एसिड की वैल्यू ज्यादा है। तो पीएच क्या आया? पीएच क्या आया? -log 10⁻²। एनी डाउट? पल्ले पड़ गया? दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन की जरूरत है या समझ में आ गया? क्लियर है ना पूरा? ठीक।
लेफ्ट हैंड साइड नहीं बचा है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है जहां अल्फा गिवन है, जहां अल्फा गिवन है वो वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बच रहा है, और जहां नहीं गिवन है इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है। करिए।
हाँ जी, 0.01 m H2SO4। H2SO4 टूटेगा तो क्या देगा? कंप्लीट आयोनाइज होगा, क्योंकि K वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो 10⁻²m है, तो 2 × 10⁻²m हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एचआयन से मतलब है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, आप नॉर्मेलिटी को ही एचआयन कहते हो, तो वो n फैक्टर इंटू m होगा। n फैक्टर इसका 2 है, दोनों से ही वही वैल्यू आई ना। तो pH इक्वल टू -log H+, बोलो क्या आया? 2 - log2। इस तरह भी आंसर आ रहे हैं ऑप्शन में। 2 - 0.3010 क्या आया? क्लियर? अगला H3PO4 3H+ और फास्फेट आयन, लेकिन कितने % आयनाइज है? तो 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन का 60%। एनी डाउट? 18 × 10⁻³ या 1.8 × 10⁻²। 1.8 की वैल्यू आपको बता चुका हूं। वैल्यू 1. कितना आ रहा है? ये तो 18 × 10⁻³ हुआ है। इसको 1.8 × 10⁻² किया तो 2 - log 1.8 की वैल्यू क्या आई? 0.26। ये क्या आएगा? 1. कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हो ना? ये किस में है? मोलरिटी में। बेस है तो पीएच मिलेगा कि पीओएच? हाँ, बेस है तो पीओएच मिलेगा। तो OH आयन का कंसंट्रेशन इस समय कितना आ रहा है? 2 × 10⁻³ तो पीओएच कितना आया? 3 - log2। तो पीएच कितना आया? 14 में से माइनस कर दो इस वैल्यू को, 11 + log2। एनी डाउट? 11 + log2 की वैल्यू बहुत अच्छी बात है। ये नॉर्मेलिटी में ही है, यानी एच आयन का कंसंट्रेशन ही देता है। तो इसका पीएच क्या आ गया? अब ये केस आ गए। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या OH आयन लेस देन 10⁻⁻6, एच आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 m। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में भी है। अब पानी से निकला हुआ एच आयन या OH आयन बिना किसी कॉमन आयन इफेक्ट के रूम टेम्परेचर पर 10⁻⁻7 होता है, हाँ या ना? तो अगर एच आयन निकल रहा है 10⁻⁻7, आपने मिलाया 10⁻⁻6, दोनों का देखो रेशियो तो 10% का आ रहा है। 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁻7 वैल्यू क्या आ रही? 10⁻⁻1 इंटू 100 करो, परसेंटेज आ गया, 10% आ गया। लेकिन जब रेशियो 5% से कम हो तब तो हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब 5% से ज्यादा हो तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। यहां से हमें वाटर का कंसंट्रेशन ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रियल में क्या होता है वो जानो, फिर क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे वो जानो, दोनों जानो। क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन पहले जानो। अगर आपके पास ये स्ट्रांग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होकर के H+ और A- देगा। वहीं पर वाटर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या देगा? H+ और OH-। यहां अगर इसका C कंसंट्रेशन है तो ये C हुआ, ये C हुआ, और ये X हुआ, और ये X हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि X हो गया? 10⁻⁻7 क्यों नहीं रहा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस्ड। अब यहां से एग्जैक्ट 10⁻⁻7 नहीं मिलने वाला। जो वीक होता है वो और वीक हो जाता है, जो स्ट्रांग है वो तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा। समझ में आया? तो डिसोसिएशन कौन सा कम हो रहा है? किसका कम हो रहा है डिसोसिएशन? हाँ, तो X लेस देन 10⁻⁻7 एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जिसमें मिलाए हो वो तो एक ही जगह है,
कंटेनर तो एक ही है, इसी में तो इसको डाल दिए हो। और जब एक ही जगह है, कहने का मतलब 10⁻⁶m आएगा ही तब, 10⁻⁷m आएगा ही तब जब वाटर कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। 10⁻⁷ मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज 10⁻⁷m। 10⁻⁷ मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन को ही आप क्या कहोगे? 10⁻⁷m। समझ में आया? अब इस समय अचानक कंसंट्रेशन क्या हो गया? C + X, और ये X है, हाँ या ना? बोलो। तो Kw जो कि H आयन इंटू क्या होता है? ये तो वैल्यू फिक्स है, ये हो गया X + C, और ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ, X की वैल्यू निकालो। जो X की वैल्यू, जिस X की वैल्यू 10⁻⁷ से कम आए, वही रियल वैल्यू। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज या सप्रेस्ड आया। तो जिस x की वैल्यू 10⁻⁻, x की दो वैल्यू आएंगी ना, तो जिस x की वैल्यू क्या आएगी? 10⁻⁷ से कम आएगी, वही वैल्यू ली जाएगी। ये तो रहा, निकाल करके इसको सॉल्व करो। फिर H आयन का कंसेंट्रेशन फाइनली क्या आएगा? X + C, फिर उन दोनों को ऐड करो और उसके बाद pH लगाओगे -log X + C। समय बहुत लगेगा, ठीक। अब हम क्या करें कि दनादन आ जाए? अब वो करेंगे, ये नोट करो। लेकिन क्या पता अगर ऑप्शन इस टाइप से आ गया, सॉल्व बाई कंसंट्रेशन ऑफ H या H आयन कंसंट्रेशन, सॉल्व बाई ऐसे कुछ करके दे दिया, तो ये है एग्जैक्ट आंसर, इससे निकलेगा। समझ में आया? वो Kw से निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? नोट करो। तो हम क्या तरीका अपनाएं? जब कंसंट्रेशन वाटर के आसपास आ जाए, वाटर से निकले H आयन के, ध्यान दो, उस समय हम H आयन का कंसंट्रेशन लेंगे
10⁻⁷ MSCl ले रहे हैं, 10⁻⁷ M इसका और 10⁻⁷ M किसका लिया, वाटर का, जबकि रियल में वाटर का इससे क्या आएगा, कम ही आएगा, ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ गई, 2 × 10⁻, तो pH क्या आ गया, 7 - log 2, वैल्यू क्या आई 6 पॉइंट, समझ में आया। अब काम की चीज देखो, अगर यहां पे pH 7 है, कितना है, तो 10⁻⁷ MSCl का 6.7 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कितना होगा, क्यों, ये वैल्यू कम आएगी, और जब HN की वैल्यू कम आती है तो pH ज्यादा आएगा, हाँ या ना। तो आपको 6.7 और 7 के बीच का एक ही ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको पता चल गया किसी 0.3 में सब लोग आने वाले हैं, चाहे ये आए चाहे ये आए, कोई भी 7 को क्रॉस नहीं कर सकता, लेस देन 7। एनी डाउट। अब मान लो 10⁻⁻10 MSCl है, तो इस समय HN का कंसंट्रेशन क्या लिखा जाएगा, 10⁻10 + 10⁻7 वाटर की वजह से, ये तो नेग्लिजिबल हो गया, इसी से आएगा, 7 के आसपास आएगा, बोलो। लेकिन आपको कहा गया है 10⁻7 नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, यानी 10, समझ में, और जब इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो pH इससे थोड़ा, समझ गए, क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हुआ। 10⁻⁷, तो 10⁻⁸ का निकालो ना, अपने आप आ जाएगा, इसी से निकालते हैं, लो इसका हम निकाल लें, 10⁻⁸ M, तो 10⁻8 + 7 कितना आया, 11 × 10⁻8, pH कितना आया, 8 - log 11, यानी 8 - 1.04, वैल्यू क्या आई, 9.5 के आसपास, तो 6.7 और उसके बीच में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो, क्लियर हुआ। 7 को कभी क्रॉस नहीं करेगा, और -7 से चाहे जितना आगे जाए, -8 -9 -10 चाहे जितना, pH 7 को क्रॉस नहीं कर सकता। एसिड का pH एसिडिक रेंज में ही रहेगा, अब बेस का pH अगले वाले में आओ, 10⁻8 MnOH क्या आएगा, OH का कंसंट्रेशन 10⁻8 + 10⁻7 कहां से लिया आपने, वाटर से, क्या आया 11 × 10⁻8, तो pH क्या आया 8 - log 11, तो pH क्या आएगा 6 + log 11, वैल्यू क्या आई 7.042, ये 6 ये 1.042, तो 10⁻8 MnOH की वैल्यू आ रही है कितनी 7.042, क्या आई, तो 10⁻9 क्या आएगी, समझ गए, और 10⁻7 की क्या आएगी, वो भी निकाल लो, आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हो, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट चाहते हो तो आपको क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास समय कितनी देर का रहता है, तो इसलिए कौन सा इस्तेमाल करोगे, बहुत कम समय रहता है समय, तो इससे भी करो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप निकाल के करो, आपकी क्वाड्रेटिक भी अच्छी होगी, ठीक है ना। हमें बाद में क्या करना है, X+C निकालना, X+C ही आपका HN कंसंट्रेशन है, बेस के समय में क्या होगा X+C OH कंसंट्रेशन होगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं।
अब अगर आपके पास वीक एसिड हो तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास वीक एसिड हो या वीक बेस हो, वीक एसिड अगर आपके पास H है तो ये टूटेगा H प्लस A माइनस C, कंसंट्रेशन है एक मोल पर जो टूटता है उसे क्या बोलते हो? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C मोल पे जो टूटेगा C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा, तो ये बनेगा कितना? अगर वो वीक एसिड डाइप्रोटिक एसिड होता तो 2H प्लस और A माइनस बनता, ठीक है ना, उस तरीके से जाते। लेकिन ये मान लो डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड होने से वो स्टेप बाय स्टेप टूटते हैं, समझ में आया? यानी जो एनायन टूट जाएगा उससे दूसरा H प्लस रिलीज होता है। तो ये गलत तरीका होगा कि आप वहां 2C अल्फा और C अल्फा लिखो अगले स्टेप में, क्योंकि K1 K2 से बहुत बड़ा होता है और K2 K3 से बहुत बड़ा होता है, समझ में आया? तो तरीका यही अपनाओ। K क्या आ जाएगा? C अल्फा C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन ये आपका K आ गया। अब K बाई C की वैल्यू अगर लेस देन 10 पावर माइनस 3 है या क्वेश्चन में ही दिया है अल्फा लेस देन 5%, अल्फा कैन बी, हाँ, तो जहां से इग्नोर होगा वो कौन सी जगह है? ऊपर वाली या नीचे वाली? क्यों ऊपर से नहीं हुआ? मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से नहीं होता, एडिशन या, हाँ, तो 1 माइनस अल्फा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो K क्या आ जाएगा? अल्फा क्या आ जाएगा? ठीक है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली, ठीक है। तो यहां से एक चीज आई, अल्फा 1 अपान अल्फा 2 इक्वल टू अंडर रूट KA1 अपान KA2। तो KA1 और KA2 कब आते हैं? जब दो डिफरेंट एसिड हो। ये दो डिफरेंट एसिड के लिए है। और C1 और C2 एसिड सेम हो, एसिड क्या हो? सेम हो, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। वॉल्यूम से इसका क्या रिलेशन होगा? अल्फा 1 अपान अल्फा 2 V1 अपान V2। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के, समझ में आ गया? अब आपको चाहिए pH निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस कहां से मिलेगा? C अल्फा से। C और अल्फा कितना हो चुका है? अंडर रूट K बाई C। ये क्या आ गया? अंडर रूट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू C की पावर हाफ। इसको उठा के यहां डाल दो। pH इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू C की पावर हाफ माइनस हाफ लॉग K माइनस हाफ लॉग C। माइनस लॉग K को क्या कहते हो? pK। समझ में आया? ये जो आपने निकाला ये सारा वैल्यू किसके लिए है? एचायन के लिए, एसिड के लिए। लेकिन किस एसिड के लिए? वीक एसिड। वीक एसिड में अल्फा को तभी इग्नोर कर सकते हो, कहने का मतलब ये pH का फार्मूला तभी लगा सकते हो जब आपने अल्फा नेग्लेक्ट किया, यानी इन दो कंडीशन में रहोगे तब। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो pH का ये फार्मूला नहीं लगाओगे, अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? अल्फा इग्नोर करने के बाद ही तो ये वैल्यू आई है, समझ में आया? तो अगर आपके पास वीक बेस है, अगर आपके पास क्या है? वीक बेस, तो BOH टूटेगा तो क्या देगा? B प्लस, सब कुछ वैसे। KB क्या आ गया? डायरेक्ट लिखो, ये ज्यादा अच्छा है। और कैसे निकलेगा? C अल्फा, अल्फा यहां से निकालो। अल्फा कहां से निकालना है? यहां से। इफ अल्फा लेस देन 5% हो या KB बाई C की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 3 है, तब pOH कैसे निकलेगा? वो नीचे देखो, pH की जगह क्या लिख दिया मैंने? pOH। यहां pK की जगह एनी डाउट? लेकिन ये तब है जब आपने अल्फा इग्नोर कर दिया है तब।
समझ में आया? सब कुछ वही अल्फा 1 अपान अल्फा 2 अंडर रूट समझ में आया? यहाँ कंसंट्रेशन सेम है लेकिन एसिड से कंसंट्रेशन डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, लेकिन एसिड सेम है। और यहाँ एसिड डिफरेंट होगा तभी तो केबी डिफरेंट होगा, और नहीं तो टेम्परेचर डिफरेंट करो। आया या नहीं? क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक है। टेन पावर या 0.01 MCH3COOH, 0.01 MNH4OH, 10 power minus 3 MCClClClCOOH के 1 into 10 power minus 2। पहले तो देखो सब वीक एसिड नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? मतलब वीक है ना, या तो वीक एसिड या वीक बेस। यहां के नहीं दिया है तो क्या माने के 1.8 10 पावर माइनस 5 यहां दिया है। ये बात ये चेक किए 10 पावर माइनस 3 से कम आ रहा है, अल्फा इग्नोर कर सकते हो, यानी डायरेक्ट इसका पीओएच निकाल सकते हो। कैसे? हाफ पी के बी 6 माइनस log 10 पावर माइनस 2, और माइनस log 10 पावर माइनस 2 का मतलब वैल्यू क्या आई? तो पीएच क्या आया? समझ में आया? इसको भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते। के बाई सी 10 आ गया, के बाई सी क्वाड्रेटिक लगाओ, अल्फा निकालो तब सी अल्फा लगाओ, तब एग्जैक्ट आंसर पहुंचोगे। अंतर आया समझ में? नहीं आया? तो वीक एसिड देखने के बाद सबसे पहले क्या चेक करो, के बाई सी या अल्फा, के बाई सी या अल्फा, कि अल्फा इग्नोर करना है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं?
तो अगर इसका नहीं दिया है तो के बाई सी ऑलमोस्ट वही आ रहा है, इसलिए लगा सकते हो। पी एच हाफ पी के की वैल्यू 4.74 क्यों इस्तेमाल करोगे मालूम है? के ना दिया हो वीक एसिड या वीक बेस के लिए तो क्या इस्तेमाल करते हैं? 1.8 10 पावर -5, तो पी के क्या हो जाएगा? 4.74 और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, बोलो। और इसका के बाई सी निकालो, 1 इंटू 10 पावर -2 10 पावर -3 बहुत ज्यादा है 10 पावर -3 से, इसलिए अल्फा कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हाँ, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब नहीं नेग्लेक्ट कर सकते तो ये फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो अब एचायन किससे निकलेगा? सी अल्फा से। लेकिन अल्फा कैसे निकलेगा? के जो की वैल्यू दी है 10 पावर -2 सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 10 पावर -2 सी कितना दिया है? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से क्वाड्रेटिक लगा करके अल्फा निकाल करके वो यहां रख करके पीएच निकालोगे, आ जाएगा। पहचानना आया कि नहीं? वीक में क्या चीज समझनी है? के बाई सी समझ में आया? जोर उसी पे दिया जाता है जो आप लोग डाउट लेके आते हो। क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही।
एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? व्हाट इज एंजाइम? दीज आर प्रोटीनेसियस सबस्टेंसेस एक्सेप्ट राइबोजाइम. वेरी गुड. करते क्या है ये? एंजाइम का काम क्या होगा? एक्सेलरेशन ही करेंगे, इनहिबिशन नहीं कर सकते. कैटालाइज, वहां टर्म यूज करो, चाहे एक्सेलरेशन कर रहा हो चाहे इनहिबिशन कर रहा हो. ठीक. दीज कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस. और ये केमिकल रिएक्शन भी किस ओरिजिन के होंगे? बायोलॉजिकल ओरिजिन. विदाउट कंजप्शन. ठीक, क्योंकि हार्मोन का कंजप्शन होगा, एंजाइम का कंजप्शन नहीं होता. एंजाइम्स आर द प्रोटीनेसियस सबस्टेंसेस एक्सेप्ट राइबोजाइम व्हिच कैटालाइज केमिकल रिएक्शन हैविंग बायोलॉजिकल ओरिजिन. ठीक. दे रिमेन सेम एज बिफोर एंड आफ्टर. मीन्स दिस इज कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन विदाउट इट्स कंजप्शन. ठीक. टर्म किसने दिया था? टर्म वाज गिवन बाय and discovered by accidentally, and that enzyme was, क्योंकि एंजाइम की मीनिंग ही क्या होती है? इनजाइम. इन मतलब होता है विद, जाइम मतलब होता है ईस्ट. जो ईस्ट के विदिन था, जिसकी डिस्कवरी हुई किसमें? फंगस में. ठीक. ईस्ट के विदिन जो पाया गया दैट वाज द जाइमेस, जिसको क्रिस्टलाइज भी किया और डिस्कवरी भी गई. एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बकनर के द्वारा. दीज आर द प्रोटीनेसियस सबस्टेंसेस कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन विच हैज बायोलॉजिकल ओरिजिन. ठीक. एंजाइम में स्पेशली हमें पढ़ना क्या है? एंजाइम होते क्या है, दूसरा एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है, और कैसे ये बायोलॉजिकल जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको गवर्न करते हैं. ठीक. दिस इज द एंजाइम. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे देखिए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक, जिसने सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर दिया बाई IUB. और उसके पहले जो चलता था दैट वाज कॉमन नेम, ट्राइबल सिस्टम. फॉर एग्जांपल पेप्सिन. पेप्सिन को देख करके आप क्या बता सकते हो कि कहां वर्क करेगा? अगर आपको पता नहीं है तो, ये तो पता है ना, नहीं पता है तो पेप्सिन के नाम पे आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि एंजाइम वर्क कहां कर रहा है. तो जो एंजाइम ना तो सोर्स को बताते हो, ना तो फंक्शन को बता रहे हो, और ना तो उस केमिकल रिएक्शन को बता रहे हो जिसको कैटालाइज करने जा रहे हैं, दीज आर ट्राइबल सिस्टम. ठीक. कहने का मतलब ट्राइबल सिस्टम में नॉट डिस्क्राइब सोर्स, फंक्शन, रिएक्शन catalyzed by it. बट सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर दिया गया, ठीक, IUB. इसमें इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हैविंग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड. पार्ट फर्स्ट क्या बताता है? जिस सबस्ट्रेट पर यह वर्क करने जा रहा हो. ठीक. इट आइडेंटिफाइज द सबस्ट्रेट. और पार्ट सेकंड क्या बताता है? इस सबस्ट्रेट पर यह कौन सा केमिकल रिएक्शन देने जा रहा है. जैसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक. सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा? सक्सीनिक एसिड पर वर्क कर रहा है. ठीक. और करेगा क्या? डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक. दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज. ठीक. नॉमेनक्लेचर के थ्रू. तो पार्ट जो फर्स्ट होगा, इट डिस्क्राइब सबस्ट्रेट ऑन विच इट वर्क्स.
while part second it describe the chemical reaction catalyzed by it. For example, succinate dehydrogenase. This is part first and this is part second. ये तो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर हुआ एंजाइम। एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन एट दैट पर्टिकुलर पार्ट, आइदर एक्सो एंजाइम और इंडो एंजाइम। व्हाट इज एक्सो एंजाइम? आउटसाइड द सेल, ठीक, आउटसाइड द जो सेल फंक्शन करते हैं, दीज आर एक्सो एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, all डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेचर, केमिकल नेचर पे आप डिटरमाइन नहीं करोगे, सेलुलरिटी के बेसिस पर। लाइपेजेस नहीं हो सकते हैं ना?